नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रथाओं के बारे में। राजस्थान की जो प्रमुख प्रथाएं उनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने सती प्रथा के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंदर हम और भी बहुत सारी प्रथाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप प्रथा का नाम लिखिएगा, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा के साथ एक प्रथा जुड़ेगी, केसरिया करना, और फिर एक प्रथा जुड़ेगी, साका। इसको अपन आराम से समझ लेते हैं। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा के अंदर जब युद्ध के समय राजपूत राजा, सेना, सैनिक, सेनापति सभी युद्ध भूमि में होते, युद्ध चल रहा होता और रानियों को लगता कि उनका सतीत्व खतरे में है, उनकी आबरू, उनका मान सम्मान खतरे में है, तो अपने मान सम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वे वीर नारियां अग्नि के अंदर, कुंड के अंदर कूद जाती थी, अपने प्राणों का न्यौछावर कर देती थी, या जल के किसी नदी या तालाब के अंदर कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती थी। इस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा आप इसे, जौहर प्रथा। रानियों द्वारा संकट काल में अपने प्राणों का त्याग कर देना। प्राणों का त्याग कर देना क्या कहलाएगा? जौहर प्रथा कहलाएगी। राजस्थान में अगर हम बात करें, 1301 रणथंबोर में जौहर किया गया, रंग देवी के नेतृत्व में। रंग देवी के नेतृत्व में हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी, उसने जल जौहर किया है पद्मलाव तालाब के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से बचने के लिए। ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं 1303 चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ में पद्मिनी ने जौहर किया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी, उसने अग्नि कुंड के अंदर कूद करके प्राणों की आहुति दी है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कई रियासतों में जौहर किए गए हैं वीर नारियों के द्वारा। आगे हम बात करते हैं केसरिया करना। अगली प्रथा हो जाएगी केसरिया। केसरिया करना, केसरिया करना, इसमें राजपूत राजा, सेनापति, सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते उसे खेत होना भी कहते हैं। खेत होना, जब राजपूत राजाओं को, सेनापतियों को लगता था
कि संकट बहुत बड़ा आ गया है, टलने वाला नहीं है और अब हमारे पास अंतिम उपाय एक ही बचा है, हर हाल में दुश्मन को हराना है। तो वो गढ़ के मुख्य द्वार खोल लेते थे और भूखे शेर की भांति अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और युद्ध करते हुए युद्ध भूमि के अंदर, रणभूमि के अंदर शहीद हो जाते, वीर गति को प्राप्त हो जाते या खेत हो जाते। खेत होना केसरिया करना कहलाता है, ध्यान रखिएगा, खेत होना ही केसरिया करना कहलाता है। अब हमारे पास में एक शब्द आया है साका, शब्द आया हमारे पास में साका। साका का क्या मतलब होता है देखिए, राजपूत योद्धा केसरिया करते, प्लस राजपूत रानियां जौहर करती। राजपूत योद्धा केसरिया करते, राजपूत रानियां जौहर करती, ये दोनों प्रथाएं साका या साका के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको, पहले राजपूत योद्धा युद्ध भूमि में केसरिया हो जाते, लड़ते लड़ते खेत हो जाते, और जब राजपूत रानियों को लगता कि अब हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हमें स्वयं करनी है, तो वह जौहर व्रत को धारण कर लेती। ये प्रथा पूर्ण रूप से एक नाम साका के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं, राजस्थान का प्रथम साका, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का प्रथम साका हुआ है 1301। पूछ ले कहां, रणथंबोर, अब यहां पर देखिए जौहर किसने किया, रंग देवी। राजा कौन था, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। इसने जौहर व्रत धारण किया है रंग देवी ने। राजस्थान का प्रथम जल जौहर था पद्मलाव। जो तालाब है उसमें रानियों ने कूद करके अपनी जान दी है, अपने स्वाभिमान की रक्षा की है। रंग देवी। और आक्रमणकर्ता कौन था, आक्रमणकर्ता था ADK, अलाउद्दीन खिलजी। ADK का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, इसने आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है और ये रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर हुआ है। इसमें रंग देवी की पुत्री जो है पद्मा, उसने भी यहां पर जौहर किया है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इन प्रथाओं के बाद में अगली प्रथा आती है हमारे पास डाबरिया प्रथा। डाबरिया प्रथा, डाबरिया प्रथा क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जब किसी राजा, महाराजा
कि लड़की की शादी होती तब दहेज में लड़कियां दी जाती, दहेज में लड़कियां दी जाती, उनको डाबर या डाबरिया कहते हैं। डाबरिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजा महाराजा की जो लड़की होती, राजकुमारी होती, उसकी शादी में उसके साथ कुछ एक लड़कियां जो है दहेज के रूप में दे दी जाती, उनको डाबर या डाबरिया के नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगली प्रथा आती है जिसका नाम है नाता प्रथा। नाता प्रथा। नाता प्रथा, नाता प्रथा क्या है? अपने जीवित पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ उस स्त्री का पलायन करना या रह जाना नाता कहलाता है। नाता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, नाता कहलाता है। ये प्रथा जनजातियों में ज्यादा प्रचलित है। जनजातियों में प्रचलित है नाता प्रथा। नाता प्रथा जनजातियों में अधिकतर प्रचलित है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगली प्रथा के बारे में। कन्या वध प्रथा। कन्या वध प्रथा, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा के रूप में जानी जाती है। कुप्रथा है, अब नहीं है, किसी जमाने में चला करती थी। कन्यावध की कुप्रथा विशेषतः राजपूत जातियों में प्रचलन में थी। राजपूत जातियों में प्रचलन में थी, अब नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब नहीं है, किसी जमाने में रही थी। इसमें जब किसी राजा या महाराजा के घर में लड़की का जन्म होता तो उन्हें उतनी खुशी नहीं होती थी जितनी खुशी होनी चाहिए। कारण अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताए हैं। जैसे कन्यावध के कारण, तो एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है
सदरलैंड, एक का नाम है लुडलो। ये दोनों इतिहासकार अपनी तरफ से कुछ जानकारियां देते हैं। इनका मानना है कि एक तो त्याग प्रथा सदरलैंड व लुडलो ने माना कि त्याग प्रथा व कुछ जातियों द्वारा हट कर के अनुचित मांगों को पूरा करवाना मुख्य रूप से कन्यावध के जिम्मेदार हैं। ये सदरलैंड व लुडलो ने माना है कि कुछ ऐसी जातियां रही हैं जो राजपूत राजाओं से मांगती थी, अनुचित मांगों को पूरा करवाती थी। जैसे कोई बड़ा भूखंड मांग लिया, कोई बड़ी जागीर मांग ली, कोई बड़ा जमीन का छत्र मांग लिया। तो इस प्रकार की जो मांग है, वो मांग जब राजा पूरा नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदगी महसूस होती। इसलिए ऐसा सोचकर भी वो कन्या के जन्म होते ही उसे किसी न किसी तरीके से मार दिया करता था। तो कन्यावध जो है ये एक कुप्रथा है जो किसी जमाने में चलती थी। सदरलैंड व लुडलो ने माना कि त्याग प्रथा व कुछ जातियों द्वारा हट करके अनुचित मांगों को पूरा करवाना इसके लिए जिम्मेदार कारण है। इसी प्रकार से एक और इतिहासकार हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, वीर विनोद के श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास मानते हैं कि राजपूत जाति के अंदर एक प्रथा है, प्रथा का नाम है टीका प्रथा। इस टीका प्रथा के कारण कन्याओं का वध कर दिया जाता था। टीका प्रथा वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को बड़ी रकम देना, आभूषण देना, उपहार देना, और ये रकम कई बार इतनी बड़ी हो जाती कि कोई राजा या महाराजा जब उसको पूरा नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो कन्याओं को ही मार दिया करते थे। तो कन्यावध जो है वो एक प्रकार की कुप्रथा थी जो एक जमाने के अंदर आकर के बंद हो गई। अब हम बात करते हैं कि कन्यावध सर्वप्रथम राजस्थान में कहां पर रोका गया। सर्वप्रथम कहां पर रोका गया, तो ध्यान रखिएगा, कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किसके प्रयासों से किसने लगाई, कब, कहां, ये सभी अलग अलग प्रकार के प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किसके प्रयासों से, किसके प्रयासों से, तो इसका उत्तर बनता है पॉलिटिकल
एजेंट विल्किंसन, पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लगी हैं। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। प्रश्न आता है कि कब लगी? 1833 में लगी। प्रश्न आता है कहां लगी? कोटा में लगी। अब अगर प्रश्न आ जाए कि उस समय कोटा का शासक कौन था, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ जाए कोटा का शासक कौन था? शासक कौन था? तो उस समय कोटा का शासक था उमेद सिंह। उमेद सिंह कोटा के महाराजा उमेद सिंह थे, ध्यान रखिएगा। कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक किसके प्रयासों से लगी? पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लगी। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। कब लगाई? 1833 में लगाई। कहां लगाई? कोटा में। उस समय कोटा का शासक कौन था? महाराजा उमेद सिंह कोटा के शासक थे, ध्यान रखिएगा, महाराजा उमेद सिंह कोटा के शासक थे। कोटा के बाद में 1834 में बूंदी ने भी रोक लगा दी। 1844 में उदयपुर में भी रोक लगा दी। तो इस प्रकार से फिर कन्यावध का यह सिलसिला बंद होता चला गया, ध्यान रखिएगा। 1833 सर्वप्रथम कोटा उमेद सिंह के काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई हैं। प्रयास किया है विल्किंसन ने, ध्यान रखिएगा। अगली प्रथा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली प्रथा देखिएगा, प्रथा का नाम है संथारा। अगली प्रथा का नाम है संथारा। संथारा प्रथा है जैन धर्म से जुड़ी हुई है। अन्न जल का त्याग कर स्वयं को बंद कर लेना। घर में, किसी मंदिर में अपने आप को बंद कर लिया जाता है, संथारा प्रथा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रथा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस प्रथा पर रोक लगा दी है और जैन धर्म के लोग इसे अपनी पवित्र प्रथा मानते हैं, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ इसे वापस चालू करवाने के लिए रिट लगा रखी है कि यह हमारे धर्म की पवित्र प्रथा है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह कहकर इस पर रोक लगा दी कि ये मानव के जीने के अधिकारों के खिलाफ है, ये उसके जीवन जीने के अधिकार को छीनती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से मरने नहीं दिया जा सकता। और है भी सही, किसी भी व्यक्ति को अन्न और जल नहीं दिया जाएगा तो अब आप सोच सकते हैं कितना वो तड़प तड़प के मरता है ना। इतना आसान नहीं होता
मर जाना, अन्न जल को त्याग कर स्वयं को किसी कमरे में या घर में कैद कर लेना संथारा विधि कहलाती है। ध्यान रखिएगा, संथारा विधि कहलाती है। जैन धर्म से जुड़ी हुई है यह विधि। इसके बाद में बात आती है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा, ध्यान रखिएगा, प्रथा का नाम है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा खासकर दक्षिण राजस्थान में और जनजातियों की अगर मैं बात करूं, जनजातियों में और खासकर भील, मीणा, इसमें माना जाता है कि किसी भी पुरुष या स्त्री के अंदर किसी की आत्मा प्रवेश कर जाती है, कोई चुड़ैल प्रवेश कर जाती है और वो लोगों को परेशान करने का काम करती है या दुख देने का काम करती है। तो जिस भी, जैसे किसी स्त्री में कह दिया कि इसमें चुड़ैल हैं, तो गांव के लोग उस स्त्री को प्रताड़ित करना शुरू कर देते थे। प्रताड़ित करते, उसे मारते, कई बार तो ऐसी महिलाओं को या ऐसे पुरुषों को जान से भी मार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी को भी डाकण कह देना या चुड़ैल का साया इस पर पड़ गया है ऐसा करके पीट देना किसी भी तरीके से उचित नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। और आज के जमाने में तो इन बातों पर भरोसा करना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान वाली बात है, क्योंकि इस प्रकार से किसी भी पुरुष या व्यक्ति को चुड़ैल का दर्जा दे देना या उसको डाकण कह देना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। हालांकि ये प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई बार ऐसे अखबार के अंदर पढ़ने को मिलता है, फलां क्षेत्र के अंदर किसी महिला को चुड़ैल बताकर पीटा गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं आज की 21वीं सदी आधुनिक युग में इस कंप्यूटरकृत युग के अंदर कहीं पर भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल तथ्यहीन बातें हैं। हम बात करते हैं कि इस प्रथा पर रोक कब लगी, कहां लगी। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगी व कहां लगी, तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर में। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर के अंदर सर्वप्रथम उस क्षेत्र के शासक हैं शासक स्वरूप सिंह के समय। ध्यान रखिएगा, उदयपुर क्षेत्र के अंदर स्वरूप सिंह के समय सर्वप्रथम उदयपुर में ही अप्रैल 1853 में अप्रैल 1853 के अंदर एक कमांडर का नाम आता, कमांडेंट J.C. ब्रुक, J.C. ब्रुक के द्वारा रोक लगाई गई, रोक लगाई गई। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर के अंदर जहां पर उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह, और उस समय अप्रैल 1853 के अंदर कमांडेंट J.C. ब्रुक ने इस डाकण प्रथा को पूर्णतया
प्रतिबंधित कर दिया। डाकण प्रथा पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये प्रथा बिल्कुल प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, उनके भूत उतार दिए जाते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम प्रथाओं के बारे में